सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम निखिल है और आज हम इस वीडियो लेक्चर में साउंड ये चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास 9 के बच्चों के लिए रहेगा जो सीबीएसई स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और इनके अलावा जो बच्चे क्लास 11 12 में नीट या जेई जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं और उन्हें अभी एज अ फाउंडेशन बैच के लिए पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर 100% सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्टली चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, बस 6 से 7 पॉइंट है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करके लेने हैं, और जो हमारे को क्लास 10 तक के लिए जो इसेंशियल है, जो नेसेसरी है, वो सारे पॉइंट्स इसी में कवर हो जाएंगे। जैसे बेसिक से बेसिक लेके एक आधा एडवांस कंसेप्ट तक जो रहेगा वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर होते जाएंगे। नहीं तो जैसे कि आपको मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ कि अगर पढ़ना है तो हम पीएचडी लेवल तक भी पढ़ पाते हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर सिलेबस याद रख के करना है। तो हमारा फोकस रहेगा कि सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से चले और वही सेम सिलेबस अपना एज अ फाउंडेशन बैच के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है हमें जो पढ़ना है, एक बार देख लेते हैं। जो सिंपल पॉइंट्स है जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे ट्रेवल करता है वो सब देखना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, ये क्या होता है, साउंड वेव क्या होता है वो जान लेना है, अंडरस्टैंड करके लेना है। फिर उसके बाद ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको, इको क्या होता है। आप सभी ने इको के बारे में तो सुना ही होगा ना, कि हम आवाज देते हैं कुछ और आवाज हमें और तो नहीं आता, सेम ही आवाज वापस रिपीट होके आता है, लेकिन वही जो इको क्या रहता है वो वाली कंसेप्ट हम जान लेंगे। फिर इसके बाद जो रिवाइब्रेशन है, इको का ही थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन और उसके डिटेल में क्या है वो सारी चीजें जान लेंगे। फिर उसके बाद यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ये इको क्या है। इको एक प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही तो है। जैसे कि हमारी इमेज का रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम मिरर में देखते हैं, वैसा अगर साउंड, अगर ऐसा यहाँ पे एक पहाड़ी है, हम जोर से अगर आवाज बोलते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कोई और इंसान बैठा है कि जो हम जो बोल रहे हैं वही कॉपी करके हमारे को वापस आवाज दे रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। जैसे इमेज का रिफ्लेक्शन होता रहता है, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को साउंड का रिफ्लेक्शन आने वाला है। तो उसका जो यूज क्या क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या यूज है हमें वो देखना है। और उसके बाद रेंज ऑफ हियरिंग, कि कहाँ तक मैं जैसे कि गॉसिप करूँ यहाँ पे कुछ तो भी मेरे दोस्त के कान में कुछ तो भी बोलूँ तो आपको सुनाई देगा क्या, नहीं। तो वो एक आपको तो नहीं सुनाई देगा कैमरे के अंदर, अनलेस एंड अनटिल मेरे पास माइक है ये वो। लेकिन मैं फिजिकल कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 4 लोग हैं, 2 लोग दूसरे रूम में और 2 लोग यहाँ पे, तो मैं अगर मेरे दोस्त के कान में धीरे आवाज में बात करूँ तो आवाज सामने वाले जो बाजू के रूम में बैठे लोग हैं उनके कान तक नहीं जाएगी। लेकिन वही अगर मैं बहुत जोर से बोलूं, जैसे कि अभी मैं बहुत जोरों से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जो बाहर बैठे वाले जो रहेंगे, यहाँ पे स्टूडियो के बाहर जो बैठे वाले लोग रहेंगे, उनको सारी आवाज क्लियरली सुनाई देगी। तो वही रेंज क्या होती है हियरिंग की, वो सारा हमको एक बार देख लेना है। और एक आखिरी छोटा पॉइंट है कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हमें वो एक बार देख लेना है। ठीक है, तो आगे चलते और देखते हैं कि साउंड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो साउंड एग्जैक्टली होता क्या है, साउंड एक एनर्जी है। क्या है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आपको एनर्जी मालूम है ना, हर बहुत सारे प्रकार की एनर्जीज होती है हमारे पास। एनर्जी जैसे कि केमिकल एनर्जी रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फिर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो सारे जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे एक टाइप का एनर्जी कौन सा है, हीट एक टाइप का एनर्जी है। ठीक है सर, हमें पता चला कि अभी साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन दूसरे एनर्जीज के रिलेटेड ये एनर्जी जो है वो अलग कैसी है, या फिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो एक ही बात है कि ये जो एनर्जी है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, इसको बोलेंगे हम साउंड। क्या बोलेंगे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशंस। बिना वाइब्रेशंस का एनर्जी जनरेट नहीं होगा। कौन सा एनर्जी, साउंड का एनर्जी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे साउंड एनर्जी जनरेट हो रहा है तो वो बिना वाइब्रेशंस का नहीं होगा, ये बातें जान लो। ठीक है, अगर कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट हो रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे हाथ में ऐसा मारूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे की स्किन या जो भी पार्टिकल्स थे वो सारे क्या हुए, वाइब्रेट हो रहे, तो एकदम छोटा सा आवाज आएगा आपको। ठीक है, तो वो भी क्या है, वहां पे भी क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। जहां पे वाइब्रेशन है वहां पे हमें क्या दिखाएगा, क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, वही सेम लिखा है यहाँ पे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशंस। उसके बाद क्या है, साउंड इन केस ऑफ ह्यूमंस इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में बेसिकली सब एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, इसको लैरिंग्स बोला जाता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स जो रहता है उसके अंदर क्या होता है, वो एक वाइब्रेट करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा, मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे क्या हो रहा है, एक एनर्जी फॉर्म हो रही है, उस एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जहां पे वाइब्रेशन है वहां पे आवाज है। फिर हमारे दांतों की मदद से, लिप्स की मदद से, और जो अपना टंग है, इन सब की मदद से हम उस आवाज को आकार देते, शेप देते, सो दैट हम अलग अलग वर्ड्स बोल पाएंगे। ठीक है, समझ आया। तो वही लिखा है यहाँ पे, लैरिंग्स वाइब्रेशनल बॉक्स।
ठीक है, वाइब्रेशन बॉक्स। फिर उसके आगे क्या दिया है हमें देख लेते। एनी ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट्स डिफाइनेटली, मैं वही जो मैंने अभी बोल दिया ना आपको कि कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करेगा तो डेफिनेटली वहां से आवाज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, डेफिनेशन ऑफ साउंड। आप मैं एक बार बाजू को हो जाता हूँ, अब ये साउंड का डेफिनेशन पढ़ लो, एक्सप्लेन भी 2 सेकंड में कर दूंगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म। यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म क्या बोलना चाहता है ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लगेज कंफ्यूज नहीं होने का कि इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया है ऐसा वैसा, हम पूरा एक ना एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और सारा एक जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना पूरा का पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। जो एनसीईआरटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ने हमको एक एनसीईआरटी का बुक दे रखा है ना सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, सबके लिए, तो वो जो हैगा उसके हिसाब से हम पूरा एक ना एक लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड कवर करते चलेंगे। ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं रहेगा जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है और आपको पता नहीं चला या फिर अंडरस्टैंड नहीं हुआ, हम सारा यहाँ पे अंडरस्टैंड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशंस, दैट इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशन। जैसे कि पहले लाइन में मैंने बोल दिया था दैट इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशन। एंड क्या नीड है उसका जनरेट करने के लिए, क्या नीड है, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, एंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम लगेगा। मैं एक बार डेफिनेशन और एक बार बोल देता हूँ, क्या है हमारे पास डेफिनेशन, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, कैसी वेव फॉर्म, कैसी एनर्जी है ये, लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, ये सारा क्या है वो सब पढ़ेंगे। तो क्या है, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशंस, ये सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट क्या है, इसे ट्रैवल करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक मीडियम की जरूरत है। तीन ही चीजें याद रखने की डेफिनेशन में, क्या है साउंड की डेफिनेशन में, तीन चीजें। पहला कि वो क्या कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा क्या है कि वो कहाँ से जनरेट होता है, क्या से जनरेट होता है, वाइब्रेशन से जनरेट होता है। और तीसरा उसको ट्रैवल करने के लिए क्या लगता है, क्या लगता है ट्रैवल करने के लिए, मीडियम लगता है। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। अभी हमें ये देखेंगे, जस्ट 2 मिनट देना, ये भी अंडरस्टैंड करके लेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी बोला गया है तो आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में ये पता चला होगा कि एनर्जी के बारे में जब भी हम बातें करते हैं तो एक टर्म आता है उसके रिलेटेड, क्या रहता है वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद आया कुछ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर साउंड भी एक फॉर्म ऑफ अगर एनर्जी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर भी 100% अप्लाई होगा। जहां जहां एनर्जी है वहां वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जहां जहां हमें ये दिखेगा कि एनर्जी दिखेगा वहां पे क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार याद करने की कोशिश करिए कि लॉ ऑफ कंजर्व ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलने का क्या या फिर क्या बोलना चाहती है, याद करने की कोशिश की तो क्या बोलना चाहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद है ये वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली कैसे अप्लाई करेंगे हम, साउंड एनर्जी कैसे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम एक बार अप्लाई करके देखिए। अभी मैंने लेक्चर में जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि साउंड कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। मैंने बोला नहीं था कि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, लेकिन वो एग्जांपल बोल दिया था मैंने। याद करने की कोशिश करो। ठीक है, याद हुआ तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कैसे, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि हम खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आती है। हमारा जो फूड है वहां पे भी कहीं ना कहीं सन से या कहीं से एनर्जी आई वाली रहती है। प्लांट से बोलो, जहां से बोलो, प्लांट के पास कहाँ से एनर्जी आती है, सन से। वो सारे जो एनर्जी है कन्वर्ट होकर कहाँ पे जा रही है, हमारे फूड में। फूड की एनर्जी हमारे में आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं उसको हम, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे लैरिंग्स में, हमारे वॉइस बॉक्स में, हमारे वोकल कॉर्ड्स में। ठीक है, तो इसके बाद जो वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी से क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आया समझ में, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ कि नहीं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा है क्या कि यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो साउंड एनर्जी है ये अभी एनवायरमेंट में चला गया। तो एनर्जी क्या हो रहा है, मैंने एनवायरमेंट से एनर्जी लिया, एनवायरमेंट यानी फूड से एनर्जी लिया, तो वही एनवायरमेंट से एनर्जी एनवायरमेंट से लिया, वो वॉइस में मैंने यूज किया अपने बातों करने में, और वही वापस एनवायरमेंट में दे दिया। तो कहाँ पे, यहाँ पे नाइदर क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये वाला एग्जांपल बस एक सिंपल सा याद रखो कि यहाँ पे भी एनर्जी का अपने को ये होता है ना, क्या बोलते हैं, उल्लेख आता है। तो हम वो याद रखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे डेफिनेशन में दे रखा है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म दे रखा है ना ये नाम, तो ये क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ओके,
पेन चलता है। तो यहाँ पे क्या देख रखा है हमें, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है हमें ये देख लेना है। सबसे पहले वेव क्या होता है ये मालूम है क्या आपको? तो वेव क्या होता है? वेव कुछ नहीं, बस एक डिस्टरबेंस होता है, टू एंड फ्रो मोशन वाला अगर डिस्टरबेंस हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? वेव बोल देंगे। जैसे कि समंदर के पानी में भी अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कहीं पे, वैसा डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है, तो उसे भी हम क्या बोल देते? वेव बोल देते। वेव के बारे में दो चीजें जान लो जो कि हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे, या फिर कंफ्यूजन नहीं होगा हमें वो जान लेने के बाद। ठीक है, वेव के बारे में दो चीजें जो जान लेने की वो है कि पहला हमें रियलिटी के बारे में जान लेना है, और दूसरा हमें उसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान लेना है। जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो बस सिंपली एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस निकालो और ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर बना दो, वेव हो गया। ठीक है, हमें अगर वेव के रिप्रेजेंटेशन को देखना है तो जस्ट इतना है रिप्रेजेंटेशन, बात खत्म। इसमें हम लॉन्जिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स ऐसी टर्मिनोलॉजी कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, जो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल ये जो टर्मिनोलॉजी ये सब हम किस में देखेंगे? रियलिटी में वेव कैसा होता है वो देखने के टाइम। ठीक है, अभी देखने वाले लगेज। तो वो क्या होता है कि मतलब देखो, जो ट्रांसवर्स वेव रहता है ना, उसमें क्या होता है, जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है और जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ऑसिलेशन का डायरेक्शन मतलब क्या? जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जैसे कि देखो हाथ मेरा क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन करे जा रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? प्रोपेगेट कहाँ हो रही है चीजें? ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में, देखो नीचे नीचे के डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो ऑसिलेट कर रहे, ऑसिलेट तो एक डायरेक्शन में हो रहा है, इधर और इधर के डायरेक्शन में, लेकिन वो जो उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है या फिर ट्रेवलिंग का डायरेक्शन वो कैसा है? ऊपर नीचे। वैसे ही अगर सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, अगर उसका ऑसिलेशन का भी डायरेक्शन सेम हो और उसका प्रोपेगेशन का भी डायरेक्शन सेम हो। अब देखो मेरा हाथ कैसा जा रहा है, मतलब ऑसिलेट कैसा कर रहा है? ऊपर नीचे, और पूरा उसका मेन डायरेक्शन भी कैसा प्रोपेगेशन का? ऊपर जा रहा है। समझ में आया? अगर उन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलेंगे। अगर किसी वेव का ऑसिलेशन का डायरेक्शन और प्रोपेगेशन का डायरेक्शन एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बना रहे या फिर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स वेव बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हमें? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है ये बस जान लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। तो क्या करना है, बस सिंपली एक बात याद रखना है, ये हॉरिजॉन्टल कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल का एच सबसे पहला अक्षर ऐसा रहता है ना, तो जस्ट उसको बोल दो आड़ा कर दो। तो ऐसा अगर डायरेक्शन है तो इसको क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या बोल देंगे इसको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका ऑपोजिट क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब अप डाउन। कैसा? अप डाउन। अप डाउन है तो वर्टिकल बोल दो इसको डायरेक्शन को, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो आड़ा बोल दो। जैसे एच का ये ऊपर स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके ऑपोजिट क्या है? आड़ा लाइन निकाल दो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ये दो बस कंसेप्ट है जो मतलब क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स है जो हमें बहुत बार कंफ्यूज करके जाते हैं बोल के। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के साथ वो बातें याद रखेंगे बस। और उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स तो हमने अभी देख लिया क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अगर कौन सा भी अगर एक आधा डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस किस चीज में होगा? कौन से भी पार्टिकल में बोलो, कहीं पे भी बोलो, अगर वो डिस्टर्बेंस में जो पार्टिकल है इन्वॉल्व पार्टिकल है, वो अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और उसका डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं 90 डिग्री के डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? ट्रांसवर्स वेव बोल दिया जाएगा। ठीक है, और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या रहेगा? अगर इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, ये देखो अप डाउन मतलब ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ऐसा भी क्या था? ये भी मोशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन। तो अभी यहाँ पे अगर ये वाला टू एंड फ्रो मोशन है और इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन अगर ऊपर के साइड में, तो क्या हो रहा है? अप डाउन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? सेम हुआ। तो इस वेव को क्या बोल देंगे हम? लॉन्जिट्यूडनल वेव एनर्जी सॉरी लॉन्जिट्यूडनल वेव बोल देंगे। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव क्या रहेगा? जिसमें जो पार्टिकल ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो ऑसिलेट एक डायरेक्शन में कर रहा है, जैसे देखो लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इसका मेन डायरेक्शन क्या है प्रोपेगेशन का? अप साइड। देखो जा रहा है ना अप साइड, देखो जा रहा है ना डाउन साइड, तो क्या हो रहा है इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका डायरेक्शन तो ऐसा है, मतलब ऑसिलेशन का डायरेक्शन तो ऐसा है, लेकिन उसका प्रॉपर डायरेक्शन क्या है ट्रैवलिंग का? अप या डाउन। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस वाले वेव को क्या बोल देंगे हम? ट्रांसवर्स वेव बोल देंगे। और जो अपना लॉन्जिट्यूडनल वेव उसमें क्या होगा? अगर ये वाला उसका अगर ऑसिलेशन का डायरेक्शन है तो उनके पैरेलल ही जो उसका मेन डायरेक्शन रहेगा या प्रोपेगेशन का डायरेक्शन रहेगा वो उसके पैरेलल ही रहेगा। ठीक है, आया समझ? तो आपको चार ही चीजें मालूम पड़ गई कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या रहता है। क्या रहता है हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा। याद कैसे रखना है? एच फॉर हॉरिजॉन्टल जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहती है ना अप डाउन, तो अप डाउन ना करके उसको बस आड़ा कर देना है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या है? उसके जस्ट ऑपोजिट, तो क्या बोलेंगे इसको?
अप डाउन बोल देंगे वर्टिकल को। लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या है, ऑसिलेशन का डायरेक्शन और ट्रैवलिंग का डायरेक्शन क्या होगा उसका सेम रहेगा। और यहाँ पे ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स वेव कैसे दिखती है हमें, या फिर कैसे रियलिटी में होती है, कैसी रहेगी ट्रांसवर्स वेव, कि उसका ऑसिलेशन का जो पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है और उसके जो ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिप्रेजेंटेशन के वक्त हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडनल वेव है, बिल्कुल नहीं। बस रिप्रेजेंटेशन के लिए ट्रांसवर्स वेव के लिए भी सेम रिप्रेजेंटेशन होगा और क्या बोलते हैं उसको, लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए भी सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस एक बार इरेज कर लेता हूँ सब कुछ, और आपको अगर कौन सी डेफिनेशन कुछ लिख के लेना होगा तो लिख के लो, मैं बाजू में हट जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लिख के लेना था उन्होंने लिख के लिया, जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने याद करके लिया। चलते आगे देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अगला पॉइंट हमारा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमने डेफिनेशन में ही जान लिया। साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। कभी भी अगर हमारे पास वाइब्रेशन दिखती है कहीं पे भी तो साउंड इन्वॉल्व है, भले उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो या फिर बहुत लाउड हो, वो हमारा मतलब इंटेंसिटी का मैटर है, वो हम अलग अलग से देख लेंगे कि कितना है। जैसे कि यहाँ पे अगर वाइब्रेशन इन्वॉल्व होता है, देखो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। स्क्रीन और ये पेन के बीच में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जनरेट हुआ, तो क्या हो रहा है, कुछ तो भी आवाज आया ना टक करके, तो वो भी क्या है, वाइब्रेशन हुआ, कि साउंड एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो ही जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो वही है प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हमें बस उतना ही देखना है। यहाँ पे हमें क्या किया है, एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दिए, पहला और दूसरा, जो कि बस कंक्लूड इतना करना चाहती है। पहला जो एक्टिविटी दिया है ना, एग्जांपल्स नहीं, एक्टिविटी बोल सकते हैं हम इसे, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी दिया है, इसमें हमें एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हम वाइब्रेट करते हैं कुछ भी चीजें, तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, इतना ही बोला जाता है। पूरी एक्टिविटी आपको बहुत बड़े इसमें एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन उसका एक ही कंक्लूजन है कि साउंड कहां से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। क्या किया है यहाँ पे, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया गया है और एक पेंडुलम, ऐसा मतलब थ्रेड की मदद से एक बॉब यहाँ पे बांध दिया, उसको पेंडुलम बोल देते। तो यहाँ पे क्या किया है, एक ट्यूनिंग फॉर्क को हमने कहीं पे भी मतलब वाइब्रेट कर लिया, सबसे पहले वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया। पहले तो वो ट्यूनिंग फॉर्क भी आवाज करेगा थोड़ा सा, उसके बाद वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्यूनिंग फॉर्क का अपना बॉब के पास जाएगा, तो उसके पास भी वो क्या हो जाएगा, एनर्जी जाएगा, वहां पे भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वही एक सिंपल एक्टिविटी दिया है, जिसका कंक्लूजन हमें बस याद रखना है। क्या कंक्लूजन है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। तो एक्टिविटी 1 का कंक्लूजन डन है, उतना ही बस चीजें याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और जो एक्टिविटी 2 है, इसकी ये हमें क्या बोलना चाहती है, ये हमें बस इतना बोलना चाहती है कि जो साउंड है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और ये पानी में भी ट्रैवल कर सकती है। वही डेमोन्स्ट्रेट किया है। क्या किया है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क रहता है, ये एक यू शेप का ट्यूनिंग फॉर्क, ये सबको मालूम रहेगा ना, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ तो भी, इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क को कुछ तो भी वाइब्रेशनल एनर्जी दिया, साउंड इसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद इस जो ग्लास में एक वाटर रखा है ना, उस पे हमने, उसके सरफेस पे हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को लगा दिया है। अब सरफेस पे ट्यूनिंग फॉर्क को लगा देने के बाद क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्यूनिंग फॉर्क के पास थी, वो किस में जा रही है, वाटर के पास जा रही है, और वो वाटर में सारी जो साउंड एनर्जी वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो समझ लिया, बस यही है जो एक्टिविटी 2 में हमें जो बोलना चाहते हैं या फिर कंक्लूजन बोलना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या है कि साउंड एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर सकती है, किस में ट्रैवल कर सकती है, वाटर में भी ट्रैवल कर सकती है, ये वाला बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ लेते। एनी ऑब्जेक्ट दैट विल वाइब्रेट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द साउंड। एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं हम, कुछ भी ले लो भाई। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको थप्पड़ मारती है तो वहां पे भी क्या होता है, गाल पे वाइब्रेशन होते हैं ना, तो वहां पे भी आवाज निकलता है। या फिर आपकी मम्मी पापा आपको मारते हैं, कभी कभी किसी ने मारा है आपको, नहीं, आप तो बहुत लाडले हो, आपको कोई नहीं मारता। ठीक है, तो वैसा अगर कहीं पे भी अगर वाइब्रेशंस होता है, जैसे मेरे पास ये बॉटल है, बॉटल पे भी मैं मारूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। वाइब्रेशंस हुआ कि क्या हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व साउंड एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या दिया है, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 इन द एनसीईआरटी एक्सप्लेन्स दैट नो साउंड इज प्रोड्यूस विदाउट द वाइब्रेशंस। मतलब क्या, अगर वाइब्रेशंस नहीं है तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्या, बिल्कुल नहीं। वही एक्टिविटी 1 में बताया गया है। और एक्टिविटी 2 का क्या कंक्लूजन है, वाइब्रेटिंग बॉडी एंड साउंड ट्रेवल्स थ्रू द डिफरेंट मीडियम। साउंड कैन ट्रेवल टू डिफरेंट मीडियम लाइक एयर, वाटर, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, एयर, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो ये सारी चीजों से वो ट्रैवल कर सकता है। और हमें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कौन से एग्जांपल के साथ बताया गया है, वाटर के साथ बताया गया है कि साउंड एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू वाटर टू। ठीक है, तो आगे बढ़ते और क्या दिया है हमें देख लेते।
In the above activities, sound was produced by the striking the tuning fork, which also can be produced by plucking, scratching, rubbing, blowing and shaking different objects, which are all produces the vibration. मतलब बोलना क्या चाह रहे, कुछ भी करो, बस उसको वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, उसको स्क्रैच करो, कुछ भी करो। जैसे हमारे पास अगर कुछ सरफेस रहेगा उसको हम स्क्रैच भी करते हैं, लेकिन तो क्या होता है वहां पे भी वाइब्रेशन इन्वॉल्व होते हैं। कुछ भी करो आप, उसको मारो, उसको ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा वाइब्रेशन दे दो, या फिर और क्या बोला यहाँ पे, स्क्रैच, रब, रब मतलब ऐसा ऐसा। आवाज आ रहा है आपको, साउंड में आ रहा होगा। रब करने के बाद भी क्या होता है, थोड़ा सा आवाज आता है। कौन सी भी चीजें करो अगर उसमें हमारे पास अगर वाइब्रेशंस इन्वॉल्व है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। व्हाट एग्जैक्टली वाइब्रेशंस मीन? वाइब्रेशन इज एनी रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आया समझ में? वाइब्रेशंस क्या है? टू एंड फ्रो मोशन हो गया, उसको क्या बोल देंगे, वाइब्रेशन। मतलब सबसे पहले तो दिमाग में ये आपके डाउट आया होगा ना, ये मास्तर इतक्या वेळेचं झालं म्हणते वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, पण वाइब्रेशन म्हणजेच नेमकं काय? काय असतं वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज नथिंग बट जस्ट रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेशन। जैसे कि मैं आप यहाँ पे पेन है मेरे पास, अगर मैं पेन को ऐसा करूं तो ये ऐसा भी करने लगा ना, तो भी उसको क्या बोल देंगे, वाइब्रेशन बोल देंगे। अब ये दिखता नहीं है, मैं अब जब इसको एकदम ऐसा पैक पकड़ लूं, यहाँ पे आवाज तो आई है, आवाज आई है मतलब वाइब्रेशंस इन्वॉल्व है। आप ऐसे साइमल्टेनियस कंसेप्ट याद रख सकते हो कि जहां पे अगर आवाज आ रही है वहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां पे वाइब्रेशन 100% डेफिनेटली हुआ ही होगा, और कहीं पे अगर वाइब्रेशन हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस हुआ ही होगा। उसकी इंटेंसिटी बस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, वाइब्रेशन क्या है? जस्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात खत्म। उसके आगे हमें क्या दिया गया है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो पहला कंसेप्ट तो हमारा हो भी गया। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड था ना, हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड ह्यूमंस के केस में देख लिए कि ह्यूमंस के केस में भी क्या होता है, वोकल कॉर्ड में हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली उतना ही है कि जहीं पे भी वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम लगता है। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, यहाँ पे भी आने वाले ये पॉइंट में भी हमने वो पॉइंट लिख के लिया है कि मतलब जो साउंड एनर्जी है उसको ट्रैवल करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर वो मीडियम एयर हो या फिर क्या बोलते हैं उसे, वाटर हो या फिर सॉलिड हो, लेकिन मीडियम की जरूरत है। जैसे कि लाइट हमारे पास क्या है, लाइट जो ट्रैवल करता है उसको मीडियम की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखना चाहे तो उसमें क्या बोल सकते हैं कि सन से हमारे पास ये आता है, लाइट आता है। तो जब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, डायग्राम पे मत ध्यान देना, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना, डायग्राम में बहुत खराब हूं मैं। तो यहाँ पे सन है और अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जब लाइट एनर्जी ट्रेवल करने वाली है, लाइट एनर्जी ट्रेवल करने, इन दोनों के बीच में क्या है, क्या है इन दोनों के बीच? एयर भी है क्या? नहीं, एयर भी नहीं है, AIR, एयर भी नहीं है। क्या है यहाँ पे? वैक्यूम है, VACCUM, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम मतलब एयर नहीं होता। हम जनरली कभी कभी वैक्यूम और एयर को सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन वैक्यूम और एयर डिफरेंट चीज है। ठीक है, जहां पे एयर भी नहीं होता उस एरिया, उस चीज को क्या बोलते थे हम? वैक्यूम बोलते थे। तो स्पेस में क्या है? वैक्यूम है। कुछ यहाँ पे मीडियम है क्या? ना पानी है ना हवा है, हवा भी नहीं है। ठीक है, याद रखो स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं होता। एयर कहां तक है? अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही एयर प्रेजेंट है। आया समझ बात? ठीक है, एयर कहां तक प्रेजेंट है? अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही। उसके बाहर स्पेस में एयर प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो ये जो स्पेस है, स्पेस में वैक्यूम बोल सकते हैं। इसमें एयर है क्या? नहीं। वाटर है क्या? नहीं। इसमें क्या बोलते हैं, और सॉलिड स्टेट कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे साउंड एनर्जी ट्रेवल कर सकता है क्या? अपना डेफिनेशन याद कर लो। डेफिनेशन में क्लियर कट हमको क्या दे रखा है? साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम फिर कौन सा हो, एयर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, लेकिन मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे तो मीडियम है ही नहीं ना। वैक्यूम मतलब क्या है? नो मीडियम। तो यहाँ पे वैक्यूम मतलब नो मीडियम। तो यहाँ पे कुछ आवाज ट्रेवल करेगा क्या? नहीं। साउंड ट्रेवल कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा ट्रेवल? क्योंकि साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। लेकिन यहाँ पे लाइट ट्रेवल करता है कहाँ? ऑब्वियसली अगर सन से अगर हमारे अर्थ के पास अगर लाइट आ रहा है तो वो स्पेस में ही ट्रेवल करके आ रहा है ना। तो क्लियरली क्या बोलता है हमें? लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम। लाइट रिक्वायर्स, क्लियरली लिख के लेते हैं भाई, लाइट रिक्वायर नो मीडियम टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रेवल बोल दो, ट्रेवल। लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल व्हाइल साउंड रिक्वायर्स द मीडियम फॉर द ट्रेवलिंग पर्पस। ठीक है, ये दो क्लियर कट डिफरेंस जो है याद रख लो बस। यहाँ पे क्या दिया है?
प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जनरली मींस द ट्रांसमिशन। प्रोपेगेशन मतलब होता क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग तो लिख लिया कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोल के, लेकिन साउंड का प्रोपेगेशन मतलब क्या है, उसका ट्रेवल। ठीक है, साउंड किस तरीके से ट्रेवल करेगा ये हमें देख लेना है बस। प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जनरली मींस द ट्रांसमिशन और द स्प्रेडिंग ऑफ द साउंड। बस इतना सिंपल मीनिंग है। प्रोपेगेशन एक फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है, ट्रेवलिंग को हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या दिया है, साउंड ट्रेवल्स विद द स्पीड मच लेस देन दैट ऑफ द लाइट। ऑब्वियस बात है, हमने बहुत बार ये देखा है कि अगर क्रैकर फूटता है कहीं डिस्टेंस प्लेस पे, तो हमें पहले आवाज आता है, बूम करके ऐसा आवाज आता है सबसे पहले, या फिर हमें उसकी लाइटनिंग दिखती है। आपने बहुत जनों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने ने एक्सपीरियंस किया वो जल्दी मतलब कभी भी कर लो। अभी न्यू ईयर भी हुआ है, तो न्यू ईयर के फटाके भी आपने देखे होंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या दिखता है हमें, उसका कलर दिखता है, या फिर क्या बोलते हैं उसका लाइटनिंग दिखता है। क्यों लाइटनिंग दिखता है, क्योंकि जो लाइट का स्पीड होता है ये बहुत ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, साउंड के कंपेरिजन में। यही चीज है, यही रीजन है जो कि हमें सबसे पहले लाइट दिखाई देता है और उसके बाद बूम करके जो आवाज आता है वो उसके बाद सुनाई देता है। ठीक है, क्या यहाँ पे हमें sound travels with the speed much less than that of the light and much less than that the light travels and hence see the lightning of, वही सब मैंने जो अभी क्रैकर्स के बारे में बोल दिया है वही सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लाइन दिया हमें, प्रोपेगेशन और द ट्रेवलिंग ऑफ द साउंड इज डन बाय सेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट इनटू द वाइब्रेशंस। अब हमें एक बेसिक डिफरेंस जान लेना है सबसे पहले कि ट्रेवलिंग ऑफ लाइट और ट्रेवलिंग ऑफ जो साउंड है इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये जान लो। ठीक है, एक एम्प्टी पेज और इरेज ऑल बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। लाइट के बारे में क्यों जानना है, क्योंकि कंपेरेबल है और रिलेटेबल है। हमें लाइट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इसके साउंड के कंपैरिजन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो 2-3 चीजें जो है वो सारे हम देख लेंगे बस। तो लाइट क्या होता है, समझो एक लाइट का अगर पार्टिकल है, लाइट के पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट लाइट जो होता है ना एक पार्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो लाइट होता है ये क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। कि मतलब जैसे कि एक सन है हमारे पास, तो सन के यहाँ से जो लाइट आएगा तो ये क्या हो रहा है, एक पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है। पार्टिकल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो अर्थ पे आ रहा है, अर्थ पे आके एक ह्यूमन है यहाँ पे खड़ा, तो ये ह्यूमन के आंखों में जाके आंखों में जा रहा है। ठीक है, तब हमें कुछ तो भी दिखाई दे रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लाइट का ट्रेवल की हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल है या फिर बहुत सारे पार्टिकल है, वो क्या हो रहे हैं, खुद ट्रेवल कर रहे हैं। पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, खुद ट्रेवल करके जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन साउंड के केस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं कुछ तो भी आवाज कर रहा हूँ, हेलो ऐसा कुछ तो भी मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये क्या होगा, मैंने जो वोकल कॉर्ड में जो या फिर लैरिंग्स में जो वाइब्रेशन किया उससे जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं एयर के पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में वो टू एंड फ्रो मोशन का डिस्टर्बेंस ला रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साउंड का ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलरली और वो यहाँ पे दूसरे के कान में जाके घुस रहा है। ऐसा है क्या बात, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लाइट का कुछ तो भी पार्टिकल भेजूं तो लाइट का पार्टिकल क्या करेगा, वो खुद ट्रेवल करेगा पूरा डिस्टेंस। लेकिन साउंड के केस में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल ट्रेवल करेगा कि पूरा डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, साउंड में एक बात करूंगा मैं यहाँ पे हेलो कुछ तो वैसा वैसा कुछ तो भी बोल दूंगा और यहाँ पे ये पार्टिकल वाइब्रेशन में सेट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे मैंने वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन निकाला, ये वाइब्रेशन क्या होगा, इसके आजू बाजू जो एयर पार्टिकल्स थे उनमें वाइब्रेशन गया, ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन अगले वाले पार्टिकल के पास जाएगा, ये वाइब्रेशन अगले वाले पार्टिकल के पास जाएगा और ऐसे ही करते करते यहां तक जाएगा और यहाँ पे के जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करेगा और इसके कान में जाएंगे। आए समझ में, जो यहाँ पे ईयर ड्रम रहता है अपना, वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगे और हमको वो चीजें सुनाई देगी। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल जाके वहां पे ईयर में जा रहा है क्या अपने, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे, बस सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे के पार्टिकल थे ये जगह छोड़ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। द पार्टिकल्स विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। लेकिन यहाँ पे जो है ये पार्टिकल खुद पूरा ट्रेवल कर रहा है। तो एकदम बेसिक सा डिफरेंस है लाइट और साउंड के ट्रेवलिंग में। क्या है वो, कि लाइट का जो पार्टिकल है ये पूरा डिस्टेंस खुद से ट्रेवल करता है, लेकिन अपना जो साउंड का इसमें खुद पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि एक आधा पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या करेगा, बस अगले वाले पार्टिकल को ये करेगा। जैसे कि अपने पास अगर कुछ ये करना है, मेरे को किसी को डिस्टर्ब करना है, वेव कैसे बनती है, अगर वेव भी बनानी है तो हम क्या करते हैं, खुद जाके वो वेव उधर ट्रांसफर होते। क्या अगर हमको जैसे कुछ भी एक वेव बनाना है तो हम क्या करते, सामने वाले को डिस्टर्ब करते ना। अगर डिस्टर्बेंस का भी अगर वेव लेना है, अगर क्लास को हम डिस्टर्ब करना है तो हम खुद क्लास में पूरे सबको डिस्टर्ब करते क्या, नहीं, अपने पे नाम आएगा। वैसा नहीं करने का, क्या करने का, हम क्या करते, अगले वाले को डिस्टर्ब करते, फिर अगला अगले वाले को डिस्टर्ब करते और ऐसे ही चलते रहता है। तो ऐसा फॉर्म ऑफ जो डिस्टर्बेंस है ये साउंड दिखाता है। लेकिन कोई कोई बच्चे रहते हैं इनको कुछ मतलब ये नहीं रहता कि मतलब पेरेंट्स बोलेंगे कुछ लेना देना नहीं है। ये डायरेक्ट क्या करेंगे, खुद उठेंगे पूरे क्लास में जाके सब कुछ डिस्टर्ब कर देंगे, खुद ट्रैवल करेंगे, ये वो करेंगे। तो वो लाइट का एग्जांपल होएगा। ठीक है, एकदम मतलब सिली एग्जांपल है कुछ तो भी। ठीक है, ये कहाँ गया अपना, इधर, ये इधर से गया, चला ठीक है।
इरेज लिंक। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। हमें पूरा क्लियरली देखना है कि साउंड कैसा प्रोपेगेट करता है, लेकिन एक क्लियर डिफरेंस जो रहता है ना बेसिक सा, वो हमने सबसे पहले देख लिया है। उसके बाद क्या बोला है, द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेवल ऑफ द लाइट, हमने जो बोला है ना वही यहाँ पे लिख के दिया है, एक बार पढ़ के लेते। द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेवल ऑफ द लाइट एंड द साउंड इज दैट इन केस ऑफ द लाइट इट इज द पार्टिकल दैट ट्रेवल्स अ होल और द कवर अ जर्नी, व्हाइल इन द केस ऑफ द साउंड द पार्टिकल्स डोंट डिस्प्लेस। मैंने क्या बोला था, लाइट के केस में क्या होता है, पार्टिकल खुद डिस्प्लेस करेगा, लेकिन साउंड के केस में खुद डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं। डू नॉट क्या लिखा है, डोंट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन या फिर प्लेस, दे जस्ट वाइब्रेट एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने जो बोला है वो यहाँ पे बस लिख के दिया है। आपको अगर लिख के लेना है या पढ़ के लेना है, एक बार मैं बाजू में हट जाता हूँ, लिख के लो या पढ़ के लो। तो जिसको ये लिख के लेना होगा या पढ़ के लेना होगा तो उन्होंने ये लिख या पढ़ लिया होगा। तो आगे बढ़ते और देखते क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले ये रीड करके नहीं लेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जो आपको कुछ बताना चाह रहा है कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एक्चुअली होता कैसा है, रियलिटी में कैसा दिखता है या फिर कैसा होता है जो साउंड, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो बात करने के बाद क्या क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे जाके वो कान तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग या फिर प्रोपेगेशन। तो ये प्रोपेगेशन एक्चुअली होता कैसा है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया रखा है आपको, हम ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करके लेते हैं, ये वाले वही पैराग्राफ में जो दे रखा है ना वही सबसे पहले अंडरस्टैंड करके लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी मेरे पास साउंड का क्या बोलते हैं, सोर्स है। ठीक है, यहाँ से कुछ तो भी वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने के बाद ये होगा, क्या बोलते हैं हम उसे, साउंड के पार्टिकल्स वाइब्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे कुछ तो भी वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस से क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो भी एयर पार्टिकल्स रहेंगे। ये जो मैं स्ट्रेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये जो वर्टिकल पार्टिकल्स निकाल रहा हूँ इसको हम एयर के पार्टिकल्स मान लेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ये एयर के पार्टिकल्स है, ये क्या होगा, साउंड एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो गई, ये फर्स्ट पार्टिकल को जाके स्ट्राइक की। तो ये फर्स्ट पार्टिकल को जाके स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को जाके हिट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को जाके हिट करेगा और वापस से अपने पोजीशन पे आके खड़ा रहेगा। फिर ये वाला पार्टिकल सामने वाले पार्टिकल को मारेगा और वापस से अपनी जगह पे आके रुकेगा। सामने वाला वैसे आगे मारेगा, सबको ये सबके साथ सेम ही होगा कि ये जो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को मारेगा और वापस अपनी जगह पे आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको ही वाइब्रेशन बोल देंगे। तो एक वाइब्रेशन जो सोर्स से प्रोड्यूस हुआ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो साउंड एनर्जी किसको डिस्टर्ब करता है, साउंड के पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, उसको टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करवाता है। फिर ये खुद पार्टिकल चल के जाके यहाँ पे लिसनर के पास जाता है, लिसनर का कुछ तो भी यहाँ पे कान कुछ तो भी है। ठीक है, तो ये खुद पार्टिकल चल के जाता है कि उसके कान तक, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या होता है, एक पार्टिकल जाके दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा और अपनी जगह पे जाके वापस आएगा। तो ये पार्टिकल अगले वाले पार्टिकल को जाके हिट करेगा ना और अपने जगह पे वापस आएगा। ऐसा ही पूरा वाइब्रेशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और यहाँ पे जाके उसको सुनाई देगा। जो ये आखिरी वाला पार्टिकल ये कान में जाके हिट करेगा ना, तो कान में जाके हिट करने के बाद क्या होगा, कान में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और कान में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद अपने को चीजें सुनाई देगी। आया समझ में, यही यहाँ पे लिख के दिया हमें, वो पढ़ के लेते एक बार। क्या दिया है, द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। ये सबको मालूम है यहाँ तक कि खुद पार्टिकल चल के जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कांटेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब क्या बोला यहाँ पे कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, साउंड ने सोर्स ने कुछ तो भी साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड प्रोड्यूस करके क्या होगा, सामने वाले फर्स्ट पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके क्या करेगा, मूव करने का उसको बोलेगा, चल आगे वाले को जाके डिस्टर्ब करके आ। ठीक है, तो ऐसा वही बोल गया है यहाँ पे, जो लाइन में बोल दिया है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन द फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। सामने वाले पार्टिकल पे जाके फोर्स एक्सर्ट करेगा और खुद वापस अपने जगह पे आएगा। एज द रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। सामने वाला पार्टिकल यही होगा। मैंने जो आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया है ना वहां पे, वही सब कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख के दिया है। ठीक है, पिछले वाली स्लाइड में मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना आपको, वही सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दिया। अगर पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ के ले सकते हो ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, मैं बाजू में हट जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिया है, जो मैंने सब कुछ आपको ये वाली स्लाइड पे बताया है ना, वही सब कुछ यहाँ पे ये वाली स्लाइड पे जो मैंने आपको हिंदी में बोल दिया है वो इंग्लिश में लिख के दिया था, और वही एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ है। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं कि एक्चुअल में वो जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, मैं बोल तो दे रहा हूँ कि डिस्टर्ब तो हो रहा है, जैसे कि एक आधा बच्चा है जो क्लास में डिस्टर्ब तो कर रहा है, बस अफवाह है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर सामने वो जो अगला था वो सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, आखिरी फर्स्ट बेंच तक जाके सब डिस्टर्बेंस चले जा रहा है, लेकिन ये बस सुना था। अब एक्चुअल में कैसा डिस्टर्बेंस होता है ना वो देख लेंगे। ठीक है, ये साउंड के बारे में,
वो जो एग्जांपल था वो छोड़ दो बच्चों का और क्लास वाला। अब रियल में जो साउंड का डिस्टर्बेंस रहता है वो कैसा होता है देखते हैं। जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेशंस में सेट कर दिया, तो वाइब्रेशंस में सेट करने के बाद क्या होता है, ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट किया मतलब क्या, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे जो एयर का ये रहेगा, कुछ तो भी फ्रैक्शन रहेगा ना, हवा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्रेशन बनेगा। क्यों कंप्रेशन बनेगा, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट एक सेकंड देना। यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। क्यों कंप्रेशन बनेगा, क्योंकि सबसे पहले तो पूरा एयर जो है ना ऐसा रेयर फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा। ये जो है ना ये जनरल फॉर्मेट रहता है। एयर क्या है, एक यूनिफॉर्मली प्लेस्ड पार्टिकल्स का कुछ तो भी सेटअप है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पूरा के पूरे पार्टिकल कैसे रहेंगे, एकदम यूनिफॉर्मली प्लेस्ड रहेंगे। लेकिन जब सबसे पहला वाला जो वाइब्रेशन के सबसे पास वाला जो फ्रैक्शन ऑफ एयर रहेगा, वो क्या होता है, ये वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, वो सेट हो जाता है ना अपने वाइब्रेशंस में। सबसे पास वाला जो एयर का फ्रैक्शन है वो भी वाइब्रेट करने लगता है। अब वाइब्रेट करने लगता है तो क्या होता है, ये पास आ जाता है, पास आ जाता है तो इस वाले फ्रैक्शन को क्या बोल देंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद नॉर्मल वाले को क्या बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन एरिया का नाम है, ठीक है, एरिया का नाम है, मतलब एयर के फ्रैक्शन का नाम है रेयर फ्रैक्शन। कौन से रेयर फ्रैक्शन, द एरिया ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है दिख जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी कैसी है, यहाँ पे हाई डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी कैसी है, लो। किस चीज की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी। एयर की डेंसिटी यहाँ पे हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो जिस एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है और वहां पे हाई डेंसिटी ऑफ एयर है या फिर हाई प्रेशर ऑफ एयर है, उस एरिया को क्या बोल देंगे हम, कंप्रेशन एरिया बोल देंगे, ठीक है। और उसके सामने वाला जो रिलैक्स है, अभी उसके पास डिस्टर्बेंस नहीं गया, उसको क्या बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन। फिर क्या होगा, ये जो कंप्रेशन है, ये इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है ना, तो ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, आगे वाले के पास पास हो जाएगा। आया समझ में क्या हो रहा है। फिर ये कंप्रेशन था, ये आगे वाले के पास डिस्टर्बेंस चला गया, तो ये जो रेयर फ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन बन जाएगा। ये रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन होने के बाद ये जो कंप्रेशन वाला पार्ट था एयर का, वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब इसने तो डिस्टर्ब आगे वाले को कर दिया है ना, तो अब ये खुद रिलैक्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, उसके बाद रेयर फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब ये रेयर फ्रैक्शन क्या हो गया, कंप्रेशन बन जाएगा। ये यहाँ पे मतलब एकदम पूरा ऐसा ये होगा, डेंस हो जाएगा ये पूरा एरिया। फिर ये डेंस हो जाने के बाद क्या हो रहा है, इसका कंप्रेशन का जो है वो अगले वाले के पास चला जाएगा। ये रेयर फ्रैक्शन था, ये रेयर फ्रैक्शन जो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन होने के बाद मतलब ऐसा पूरा कंप्रेस हो गया। कंप्रेशन होने के बाद ये जो अगला वाला यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन था, ऑलरेडी यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रेजेंट था, लेकिन उसको क्या किया इसने, कंप्रेस कर दिया। मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे का डिस्टर्बेंस यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे डिस्टर्बेंस था, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन। तो वैसा ही होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। देखो सिंपल चीज है। अभी यहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट में अगर इमेजिन करो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर बात नहीं कर रहा हूँ तो मेरे और आपके बीच में कुछ भी जो भी जितना भी एयर है वो सब सारा के कौन से स्टेट में रहेगा, सारा का सारा कौन से स्टेट में रहेगा, रेयर फ्रैक्शन या फिर रिलैक्स स्टेट में रहेगा। क्या कौन से स्टेट में रहेगा, देखो मैं शांत रह रहा हूँ, अभी 5 सेकंड के लिए मैं शांत रहा था, ठीक है। तो अभी ये 5 सेकंड में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा यहाँ पे एनवायरनमेंट में जो भी एयर था वो कौन से स्टेट में, रेयर फ्रैक्शन या फिर रिलैक्स स्टेट में। अब जैसे ही मैंने बात करना शुरू कर दिया, हेलो, जैसे मैंने बात करना शुरू कर दिया तो क्या हो रहा है कि जो मैंने बात किया तो वाइब्रेशन एनर्जी यहां से जनरेट हुआ, यहां से होके जो आगे वाले, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 ऐसे भागों में सब एयर को डिवाइड करते हैं। 2 ही भाग में डिवाइड करते हैं फिलहाल के लिए। कौन से 2 भाग में, जो सबसे मेरे माउथ के सबसे करीब वाला जो एयर है वो पहला पार्ट बोलेंगे और जो बाकी का है वो दूसरा पार्ट बोल देंगे, ठीक है। तो जब मैं हेलो ऐसा बोल रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा है, जो सबसे करीब वाला एयर का पार्ट था वो किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है, और बाकी पूरा का पूरा मतलब इन्फिनिटी तक कौन सा पार्ट है, फिर वो रेयर फ्रैक्शन का पार्ट है या रिलैक्स स्टेट का पार्ट है। फिर अब ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। मेरी एनर्जी इस वाले एयर के फ्रैक्शन में चली गई तो ये वाला कंप्रेस्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, अगले वाले के पास एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो क्या हो रहा है, हेलो जो बोला मैं यहां पे तक था, यहाँ का डिस्टर्बेंस के यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो ये क्या हो रहा, अब यहाँ पे का जो ये दोनों हाथ में के बीच में का जो एयर का फ्रैक्शन है ये अभी कंप्रेशन स्टेट में चला गया, और जो मेरे माउथ और हाथ के बीच, ये वाले हाथ के बीच में का जो पार्ट है ये वापस से क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन स्टेट में चला जाएगा। क्योंकि अब इसने तो आगे वाले को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया ना, तो अब इसका कुछ काम नहीं है, तो ये वापस है, उसी को तो टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। ये देखो डिस्टर्बेंस हो गया आगे वाले को, वापस फ्रो, टू फ्रो, मतलब डिस्टर्बेंस करके दिया, वापस अपने जगह पे आ गया। तो ये जो कंप्रेशन में था ये सामने वाले को कंप्रेस स्टेट में ला दिया, और ये खुद अब क्या हो गया, रिलैक्स स्टेट में आ गया। तो ये यहाँ पे क्या है, मेरे माउथ और हैंड के बीच में कौन सा स्टेट आ गया, अभी रिलैक्स स्टेट, जिसको हम रेयर फ्रैक्शन बोल देंगे। दोनों हाथों के बीच में कौन सा स्टेट आ गया, कंप्रेस स्टेट बोल देंगे उसको। और उस ये हाथ के अगले वाले जो भी इंफिनिटी तक डिस्टेंस है वो सारा के सारा क्या अभी भी पूरा का पूरा रिलैक्स्ड या फिर रेयर फ्रैक्शन है। अभी ये जो दोनों हाथ के बीच में कंप्रेस्ड है वो क्या करेगा, उसके सामने वाले को डिस्टर्ब करेगा। आया समझ में,
उसके सामने वाले को डिस्टर्ब करेगा और वहां पे क्या आएगा, कंप्रेशन। फिर अब ये जो दोनों पार्टिकल्स थे, ये दोनों फ्रैक्शन ऑफ एयर थे, ये दोनों किस स्टेट में चले जाएंगे, रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे, रेयर फ्रैक्शन स्टेट में चले जाएंगे। और ऐसे ही करते 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 अपना साउंड ट्रैवल होता है। ठीक है, तो यही होता है ना कि मतलब साउंड क्यों एक जगह पे आके खत्म होता है। अगर मैंने लाइट को यहां से बोला, ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है मेरा, ठीक है, यहाँ पे अगर सोर्स ऑफ लाइट है, तो अनलेस एंड अनटिल उसको कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे रुकावट ना मिले, तो वो कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक चलता जाता है ना। जैसे कि सन से अगर लाइट आ रहा है तो इन्फिनिटी तक चले जाता है लाइट, ठीक है। लेकिन वो इस साउंड क्या होता है, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, एक जगह पे आके क्या होता है, उसका इंटेंसिटी कम 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 कम, मतलब जो एनर्जी का ये उसका सामने वाले को परेशान करने का ये टेंडेंसी है वो कम होते जाता है। तो एक जगह पे आके साउंड खत्म होता है, उसी को हम क्या बोल देते, रेंज ऑफ साउंड बोल देते। वो हम आगे वाले इसमें पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। यहां तक हमें बस इतना ही जान लेना है कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें, या क्या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वही सब मैंने जो बता दिया वही सब कुछ है। फिर क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कौन सा फॉर्म ऑफ वेव दिख रहा है आपको, ये रियल वेव्स है, ठीक है। ये कौन से वेव्स है, ये रियल वेव्स है। हमको अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं, ये वाला। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स का बातें नहीं आता, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हम, रियलिटी की बात करें। और रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये अगर वाइब्रेशन में हमने सेट कर दिया, वाइब्रेशन में हमने सेट कर देने के बाद क्या हो रहा है, निकाल रहा हूं ना, ये बस रिप्रेजेंटेशन का हाथ है मेरा, लेकिन इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है कैसा है, आगे पीछे है ना। क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे, सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे, खुद जगह पे आ रहे, सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे, खुद जगह पे आ रहे। तो कैसा ये, इसका ऑसिलेशन कैसा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और इसका ट्रैवलिंग का भी डायरेक्शन क्या है, पूरा तो स्ट्रेट सामने ही है ना, मतलब आगे पीछे और सामने ही जा रहा है। मतलब क्या है, पैरेलल है। कौन से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, किन चीजों में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। पहला कि जो उसका ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन कैसा है, आगे पीछे, और उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन भी कैसा है, सीधा सामने। तो एंगल कितना बन रहा है प्रोपेगेशन के और उसके ऑसिलेशन के बीच में, 0 डिग्री का। अगर 0 डिग्री का एंगल है तो इसको क्या बोल देंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेवफॉर्म। आया समझ में। वही अगर ये साउंड वेव ऑसिलेट ऐसा करता रहता कि मतलब ऊपर नीचे ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन वो आगे चले जा रहा है, उसका जो मेन डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का या ट्रैवलिंग का वो आगे के डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स बोल देंगे। लेकिन ये ट्रांसवर्स है क्या, साउंड कैसा है, ट्रांसवर्स नहीं है, कैसा है, लॉन्जिट्यूडनल वेवफॉर्म है। आया समझ में। तो लॉन्जिट्यूडनल वेवफॉर्म क्या होता है वो भी समझ में आया, और प्रोपेगेशन कैसा होता है एग्जैक्टली वो भी समझ आया, ठीक है। कैसा होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में होता है प्रोपेगेशन, और लॉन्जिट्यूडनल वेवफॉर्म में होता है। आई बात समझ में। वही हमने जो पिछले स्लाइड पे भी ये डायग्राम देख ली थी, वही सेम डायग्राम है। ये जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा निकाल दिया है। और देखो यहाँ पे ऑसिलेशन कैसा हो रहा है, अपर अबो जा रहा है, नीचे अबो बिलो, अबो बिलो, समझ आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ऑसिलेशन का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर नीचे। और जो ट्रैवल हो रहा है वो कैसा डायरेक्शन है, उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन कैसा है, सीधा इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा वेव हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया। लेकिन वही लॉन्जिट्यूडनल कैसा है, रिप्रेजेंट तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, ऊपर भी ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन का है, आगे पीछे, और जो उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन वो भी कैसा है, पैरेलल टू दैट सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन। तो इसको क्या बोल देंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। होप सो कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक बार ये पूरा इरेज कर लूं मैं। क्या बोला यहाँ पे, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे देखो कंप्रेशन क्या है, रीजन ऑफ हाइयर डेंसिटी, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, रीजन ऑफ हाइयर डेंसिटी या हाई प्रेशर बोल देंगे, ठीक है। ब्लैक पेन, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी या कंप्रेशन को क्या बोलते थे, रीजन ऑफ हाई डेंसिटी या फिर हाई प्रेशर। वैसा ही रेयर फ्रैक्शन को क्या बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी या फिर लोअर प्रेशर। इतना ही बोल दिया यहाँ पे। और सिंपल चीज है ना, इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, आपको एक्सप्लेन मतलब अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। इतना सिंपल तो बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है और वही लिख के दिया है। एकदम सिंपल चीज है कि कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन वर्ड से भी पता चलता है कि जो रीजन रहेगा वो हाई प्रेशर का रहेगा या फिर लो प्रेशर का रहेगा, हाई प्रेशर का रहेगा ऑब्वियसली। तो वही याद रखना है हमें कि कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ, ये कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमें बोर्ड्स में या फिर कहीं और अगर क्वेश्चन डालना है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। डैश डैश इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर बोल देंगे, या फिर कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ डैश डैश बोल देंगे। तो कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इतना याद रखो। याद रखने का है, उसमें अंडरस्टैंड कर लिया, उसमें याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं ना। उसके बाद क्या है, रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, बात खत्म। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, मैं इतनी देर से प्रेशर बोले जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या, रीजन ऑफ हायर प्रेशर।
हायर प्रेशर मतलब क्या, मैं प्रेशर जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो किसके रिलेटेड है, पार्टिकल्स के कॉम्पैक्टिसिटी के रिलेटेड है, मतलब कितना पार्टिकल एकदम क्लोजनेस है। अगर बहुत ज्यादा ये होगा, जैसे कि भीड़ में इंसान क्या होता है, दब जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन हो जाता है। तो वो प्रेशर उसको ही बोलते हैं ना, कि मतलब बहुत सारी चीजें अगर एक साथ रखेंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है ना। प्रेशर भी वही रहता है, अगर मेरे को ये पेन को ऐसा दबा रहा हूं, मतलब क्या, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ जा रही है ना, कि कम स्पेस में ज्यादा ऑब्जेक्ट है। अगर ज्यादा स्पेस है और कम ऑब्जेक्ट है तो लोअर प्रेशर, अगर कम स्पेस है और ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो हाई प्रेशर। वैसा ही कम स्पेस है ज्यादा ऑब्जेक्ट है हाई प्रेशर, ज्यादा स्पेस है कम ऑब्जेक्ट है लो प्रेशर। तो कंप्रेशन इज हायर प्रेशर एरिया व्हाइल रेरफैक्शन इज लोअर प्रेशर एरिया। सेम चीज है यहाँ पे बोली गई कि प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द गिवन वॉल्यूम, जो अभी मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। वही अगर ज्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी की पार्टिकल्स की है तो वहां पे क्या बोल दिया जाएगा, प्रेशर सबसे ज्यादा है। लेकिन एयर में क्या है, एकदम पार्टिकल की डेंसिटी कैसी है, कम है, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। Thus propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or the pressure variation in the medium। जस्ट एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि भाई प्रेशर जो हमने प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है ये किन रिलेटेड में बताया, हमने दो तीन चीजों के रिलेटेड बताया ना। कंप्रेशन रेरफैक्शन के बारे में एक बोला, दूसरा प्रेशर के रिलेटेड बोला कि ज्यादा डेंसिटी है तो ज्यादा प्रेशर है, वैसा वाला। तो उसके साथ बस रिलेट करके एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज, विजुअलाइज मतलब देखा जा सकता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, हम जो साउंड का ट्रैवल है वो किस तरीके से या कैसे देख सकते हैं, उसको किस अंदाज में देख सकते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को इस अंदाज में देख सकते हैं कि उसकी डेंसिटी वेरी कैसी कर रही है। अगर ज्यादा डेंस है तो उसको बोलेंगे ज्यादा प्रेशर का एरिया है, उसी को बोल देंगे कंप्रेशन। और दूसरा अगर एरिया है वही क्या हो जाएगा, रेरफैक्शन एरिया हो जाएगा। वहां पे क्या है, प्रेशर लो है और क्या है उसका डेंसिटी कम है, वही उतना ही बोल दिया गया है। एक स्टेटमेंट बस याद रखना, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए आपको एनसीईआरटी में छोटे छोटे, क्या है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर। बाय प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये पूरा की पूरा मैंने जो अभी का 5-10 मिनट हो गए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये पूरा तो वही है, आपको वही पूरा इंग्लिश में मेंशन कर देना है, ठीक है। आपको जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन करके दिया है वो सारा इंग्लिश में और शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करके देना है, बस उतना ही। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसके आंसर को, PROPAGAT, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मेंशन कर दो, मेंशन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये वाले क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया तो 5 या 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा हमको। और उसका हम क्या मेंशन करेंगे, उसका आंसर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ये उसका आंसर मेंशन कर देंगे। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मेंशन नहीं करना है, बस एक स्टेटमेंट मेंशन नहीं करना है। पूरा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो इंग्लिश में प्रॉपरली फॉर्मल करके उसको सेंटेंसेस जो फॉर्म करके हमको लिख के देना है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। क्या होता है स्कूल बेल में, स्कूल की जो बेल्स होते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। एक ट्रेडिशनल जो हम मतलब ऐसा घंटी लेके उसको बजाते हैं, और दूसरा एक इलेक्ट्रिकल बेल आता है। दोनों चीजों में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन सेट हो रहा है। वाइब्रेशन सेट होने से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन सेट हुआ तो वो एयर पार्टिकल्स जो भी रहेंगे आजू बाजू में उनको कंप्रेस्ड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन में सेट करेंगे और वो हमारे कान के पास आके ये हो जाएंगे। ये भी आपको इंग्लिश में मेंशन कर देना है और एकदम एक्सप्लेन करके देना है, ठीक है। आपके खुद के क्या बोलते हैं, खुद के लैंग्वेज में इन द सेंस आपके वर्डिंग्स में जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे ना इसको, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे गाइड में उठा के या फिर कहीं से उठा के एक आधा इंग्लिश या फिर हमारा खुद का स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप खुद से जहाँ पे ये ट्राई करोगे ना, ये वाले क्वेश्चन को, ये दोनों को खुद से मेंशन करने का, वो ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ऑलवेज जो आपकी वर्डिंग्स रहती है ना उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं rather than किसी गाइड का एक आधा स्टेटमेंट उठा के लिया। तो आपके खुद के वर्डिंग में इन दोनों का आंसर लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन, व्हाई आर दी साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उसमें क्या होता है, देखो मैंने अब तक जो भी प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोला है उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करके आगे पीछे हो रहे हैं ना, तो वही क्या हो रहा है, मैकेनिकल मोशन उसमें इन्वॉल्व हो गया। क्या हो गया इन्वॉल्व उसमें, मैकेनिकल मोशन इन्वॉल्व हो गया। क्या इन्वॉल्व हो गया है, मैकेनिकल मोशन इन्वॉल्व हो गया उसमें। क्या इन्वॉल्व हो गया, मैकेनिकल मोशन, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको क्या बोला जाएगा, साउंड इज कॉल्ड सॉरी क्या है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड, हाँ साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल मोशन। समझ में आया। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हमने लिख के लिया, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स व्हाइल द लाइट वेव, वो नहीं कहा गया, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज
दे नीड फिजिकल मीडियम लाइक लिक्विड, सॉलिड और एयर। आई बात समझ में? तो साउंड वेव जो होते हैं उसको मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है? उसके दो रीजन है। पहला कि उसका जो मोशन है उसमें मैकेनिकल मोशन इन्वॉल्व होता है, और दूसरा उसका जो ट्रेवलिंग है या फिर मोशन ही है वापस से, वो क्या नीड करता है? एक फिजिकल मीडियम रिक्वायर करता है ना। तो जहां पे भी फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड है वो वेव कैसा हो जाएगा? मैकेनिकल वेव हो जाएगा। आगे चलते। सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड? होगा क्या? बोलो। मैं देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पूरा सेटअप मून में, फॉर एग्जांपल ये पूरा सेटअप मून में, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे बाजू में ही खड़ा है, ज्यादा दूर नहीं, और मैं बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रहा हूँ, तब भी उसके कान में आवाज पहुंचेगा क्या? एक बार आंसर दे दो। क्या लगता है आपको? आवाज जाएगा क्या उसके कान में? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर हम मून पे, तो मून पे एयर है क्या? नहीं है। वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो एयर नहीं है, एयर नहीं है मतलब वैक्यूम है, और वैक्यूम मतलब क्या है? नो मीडियम। अगर मीडियम ही नहीं है तो साउंड ट्रेवल होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर इतना दूर रहे या फिर वो एकदम मेरे मुंह के पास अगर कान लगा के बैठा है तब भी उसके पास आवाज जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। मून पे तो कोई मीडियम ही नहीं है, उस पे पास एयर नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो वहां पे होगा क्या वो सारा ट्रेवल? या फिर साउंड ट्रेवल हो सकता है क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन करना है ना अपने को। सपोज विल यू बी एबल, तो इसका विल यू भी बोल रहा है ना, तो मतलब डायरेक्ट आंसर दे दो, नो। नो वन बी एबल टू हियर वन अनदर साउंड, ऐसा बोल दो। ठीक है, ये वाला कुछ इंटेक्स क्वेश्चन था। उसके बाद क्या दे रखा है हम देख लेंगे, एक सेकंड देना बस। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स व्हाइल द लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखा है ना, अभी के लिए, अभी के लेवल के लिए आप बस इतना जान लो कि जो साउंड वेव्स है वो कैसे वेव्स रहते हैं? मैकेनिकल वेव्स रहते हैं। ठीक है, और जो लाइट का वेव रहेगा वो कैसा रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है। अब मैकेनिकल वेव क्यों है ये तो रीजन मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है ना, ये आपको हायर क्लासेस में ही पता चलेगा क्या होता है। मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको हायर क्लासेस में अंडरस्टैंड होते चले, क्योंकि जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड वो अभी आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं किए ना, तो उसके लिए आपको समझ में आया नहीं आया कुछ ज्यादा ये नहीं है, लेकिन बेसिक सा जो रहता है कंसेप्ट वो बताने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है अगर लाइट वेव अगर ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये एक लाइट का पार्टिकल समझ लो। अगर लाइट के ट्रेवल के केस में क्या होता है, एक पार्टिकल खुद पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है जब ट्रेवल कर रहा है ना, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जनरेट करता है। ठीक है, जब ये ट्रेवल कर रहा है ना, ये क्या करता है? क्रिएट या फिर जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारा का सारा आपको क्लास 12 का कंसेप्ट है। ठीक है, वहां पे जाके आपको सब कुछ ये वाली सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी। इसीलिए बोला मैंने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला नेम है ना, बस अभी के लिए याद रखो कि लाइट वेव कैसी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है। लेकिन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला जाता है उसको, वो सब आपको क्लास 12 में बोला जाएगा। क्योंकि भाई ये जो लाइट ट्रैवल करता है ना, ट्रैवल करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब वो ट्रैवल करेगा, देखो ये फॉर एग्जांपल ये इधर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये अप डाउन डायरेक्शन में अगर जनरेट हो रहा है ना, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना XYZ सॉरी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किस डायरेक्शन में रहा है? अप डाउन डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है? ये वाले डायरेक्शन में। आया समझ में? तो ये पूरा कंसेप्ट है ना क्लास 12 का, एकदम डिफिकल्ट कंसेप्ट है। आपको इतना याद रखना है बस अभी के लिए कि लाइट वेव कैसा है, मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव कैसा है, मैकेनिकल वेव है, और लाइट वेव कैसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, तो अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि जब पार्टिकल लाइट का पार्टिकल चलता है तो वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, इतना अभी के लिए याद रखो। उसके बाद क्या है, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि उसको दो चीजें, पहला कि उसका मोशन जो है वो मैकेनिकल मोशन है, और दूसरा जो उसको रिक्वायर्ड मीडियम है वो कैसा मीडियम है? फिजिकल मीडियम है। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, लाइट वेव आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे ट्रेवल, जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर किसी को ये लिख के लेना है तो लिख के लो, मैं बाजू में हट जाता हूँ। ठीक है, तो जिसको ये सारे कंसेप्ट लिख के लेने थे सबने लिख के लिए होंगे। मैं सॉरी यार, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर ही नहीं करके रखा आपके लिए। ठीक है, और एक बार लिख के लो, अगर मतलब नहीं दिखा होगा कुछ उसकी ना क्लियर करने की वजह से। तो
आज के लिए बस इतना ही कि हमने मतलब आप ये जो लेक्चर था इसमें हम बस दो ही चीजें कवर करने वाले थे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। हमने दोनों भी चीजें पूरी तरह से क्लियर कर लिए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स, और अंडरस्टैंड ही करते चलना है, इसमें याद रखना जैसा कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट कौन सा भी नहीं है। इसमें बस चीजों को हमको अंडरस्टैंड करके लेना है और एक दो बार बस रिवाइज करना है, फिर कभी हम लाइफ में नहीं भूलते। और रिवाइज भी इसलिए करना है क्योंकि भाई हम अपने एक्स गर्लफ्रेंड का नाम नहीं याद रखते, तो ये वाले तो फिजिक्स है भाई, फिजिक्स का तो कैसे याद रहेगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंड करके लिया तो वहीं पे छोड़ देना नहीं है। जैसे आप प्रोपेगेशन का मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफ्रैक्शन होता है, मैंने बोल तो दिया है आपको। लेकिन अगर 10 दिन बाद मैं पूछूं क्या होता है तो आपको कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन क्या होता है ये भी याद नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना है, थोड़े थोड़े दिनों में बस उसको रिवाइज करते चलना है, एक बार अंडरस्टैंड करना है और उसको रिवाइज करते चलना है। बाकी हमने इस लेक्चर में जो कवर करना था पूरा कवर कर लिया है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड दोनों भी चीजें हमने कवर कर लिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। जो साउंड वेव हमने ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, इसका स्पीड रहेगा कुछ तो भी, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में, साउंड 02 में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।